तो चलो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, स्टार्ट विथ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और आगे चल के हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स इज अराउंड 70% ऑफ योर फर्स्ट ईयर एंटायर सिलेबस और ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में मैकेनिक्स का आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स करते वक्त रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ेगा। चलिए, कोई नई चीज नहीं है, डोंट वरी, ये बहुत सिंपल है। थोड़ा मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्कूल वाले पूछते हैं, नहीं तो स्टेटमेंट भी आपको मालूम है क्या है। कहता है एनी वेक्टर कैन बी equivalently replaced by its resolved components in any two mutually परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। कोई नया चीज नहीं है, जो चीज आप जानते हो उसी को घुमा फिरा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हम लोग यूज कर पाएंगे। अगर मैं आपको दिखाता हूं ये एक पेन है तो आपका अंदाज क्या आएगा? पेन इज समथिंग लाइक ए सर्किल। नहीं, मैं खाली दिखाऊंगा पेन ऐसा है, पेन इज समथिंग लाइक दिस। मैं अगर इसको पूरा घुमा फिरा के दिखाता हूँ और खोल के दिखाता हूँ कि देखो ये लिड है, ऐसे लिखते हैं, इसमें इंक डालते हैं, तो आपको पेन के बारे में पूरा जानकारी आएगा। तो वही जो हम लोग पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कंपोनेंट्स, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, वही सारे को हम लोग अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे काम में आ सकेगा। ठीक है, तो क्या कहता है? सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है, मान लो कि ये कोई एक वेक्टर है f। अब ये वेक्टर को मैं 3 बार ड्रॉ कर रहा हूं। ये हुआ वेक्टर f, ये हुआ वेक्टर f, सेम वेक्टर को 3 बार ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सेम वेक्टर। मैं क्या करता हूं कि यहां पर अपनी मर्जी से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेता हूं। एक डायरेक्शन ऐसा, एक दूसरा डायरेक्शन ऐसा, दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हुए। यहां पर कैसे लेता हूं? एक डायरेक्शन ऐसा, दूसरा डायरेक्शन ऐसा, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुए। अब सपोज हम कहेंगे ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल हो गया अल्फा, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा, है ना। अच्छा, एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताओ? इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ cos 90 माइनस अल्फा। cos 90 माइनस अल्फा मतलब क्या होता है? sin अल्फा। तो हम कहेंगे इट इज एफ sin अल्फा। एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? इट विल बी एफ cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? इट विल बी एफ sin थीटा, है कि नहीं? तो अब हम देखें कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आपको किसी बॉडी पे ये फोर्स लगाना है, या तो आप ये फोर्स लगाएं या फिर उस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाने की जगह ये दोनों फोर्स लगाओ। कौन सा? एक F cos थीटा और एक F sin थीटा वाला। F sin थीटा और F cos थीटा, बॉडी के ऊपर ये दोनों ये फोर्स लगाओ या ये दोनों फोर्स लगाओ, बराबर इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है भाई? पैरेललोग्राम लॉ देखो, वही तो है। या फिर आप ये दोनों फोर्स लगाओ, यू विल बी गेटिंग द सेम इफेक्ट। कौन कौन सा? F cos अल्फा और F sin अल्फा। समझ में आ गया? इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो क्या है? वही तो है, पैरेललोग्राम लॉ लगाने से। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कोई बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाओ या ये दोनों लगाओ या ये दोनों लगाओ या फिर ऐसे कोई भी दो फोर्स लगाओ जो कि रिजॉल्व्ड कंपोनेंट से अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस।
तो सेम इफेक्ट दिखाएगा। तो क्या कह रहा है, एनी वेक्टर कैन बी इक्विवेलेंटली रिप्लेस्ड बाय इट्स रिजल्ट कंपोनेंट्स इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। समझ में आया? दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अभी हम देखना चाहते हैं कि पॉलीगॉन लॉ तो हमारे पास था, ढेर सारे वेक्टर को एक साथ जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ एक ग्राफिकल अप्रोच था। अभी एक न्यूमेरिकल मेथड भी देखते हैं, हम इसको कहेंगे एडिशन थ्रू रिजोल्यूशन, एडिशन बाय रिजोल्यूशन। देखो हम डिफरेंट मेथड्स एडिशन का सीख रहे हैं और इसमें नए नए कंसेप्ट सामने आ रहा है। ट्रायंगल लॉ से कंसेप्ट आया था, पॉलीगॉन लॉ से दूसरा कंसेप्ट आया, पैरेललोग्राम लॉ से आया कि बीच में रहता है अगर बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर है। ऐसे करके एडिशन को हम चारों तरफ अटैक कर रहे हैं, कैसा भी दिया रहेगा एडिशन हम निकाल पाएंगे। एडिशन बाय रिजोल्यूशन। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज ये कोई एक वेक्टर है f1, सपोज ये वेक्टर है कितना f2, ठीक है, और ये वेक्टर है कितना f3, और यह है कि ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2 और ये एंगल है θ3। ऐसे करके दिया गया है। पूछा गया एक बॉडी के ऊपर, यहाँ पर एक बॉडी रखा था, उसके ऊपर ये 3 फोर्स आ रहे थे। नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स मतलब सबको जोड़ना है, नहीं, पहले ये जोड़ना भी हमें आता है। अगर हम F1 को समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप करके लिख देंगे, F2 को समथिंग i कैप समथिंग j कैप करके लिख देंगे, F3 को समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप करके लिख देंगे। जोड़ना आसान है कि नहीं? मतलब जोड़ना तो हमें आता है। नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं, सारे i कैप वाले जुड़ जाएंगे, सारे j कैप वाले जुड़ जाएंगे। दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग इन ए डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। समझ में आ रहा? अगर तीनों को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख पाएंगे तो काम बन जाएगा। तो ये तीनों को जोड़ने के लिए कैसे करते हैं? स्टेप 1, फाइंड सिग्मा fx। क्या है ये? सिग्मा मतलब समेशन। f1 का x कंपोनेंट, f2 का x कंपोनेंट, f3 का x कंपोनेंट, सारा निकाल के जोड़ो। हमारा केस में हियर सिग्मा fx क्या होगा बताओ तो? f1 का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। f1 cos θ1 बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन, है ना। f1 का x कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? हेड तो इधर आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। f2 का x कंपोनेंट देखो तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? f2 का x कंपोनेंट ऐसा है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस f2 cos, क्या एंगल कर रहा है ये यहाँ पे? 90 माइनस θ2 है कि नहीं? 90 माइनस θ2, cos 90 माइनस θ2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? f sin θ2। इसको लिख सकते हैं हम लोग sin θ2, है ना। तो क्या हो गया? ये θ2 है, तो ये एंगल है 90 माइनस θ2। ये कंपोनेंट हो जाएगा f2 cos 90 माइनस θ2 इज sin θ2। सीधे सीधे लिख रहे हैं। कोई फोन कर रहा है, हेलो, नमस्कार, की कुतले, हाँ कौन तू? शिकाई डाउनलोड कर पानी एबे तो क्लास रे अछि जदी आसीबे आसिक नहीं जाई परबे अपन पेन ड्राइव आनले टी क्लास चलछि बतो ना और घंटा पर कथा आ हां आसन करिए सो व्हाट यू फाइंड लोग थोड़ा फोन कर देते हैं बीच बीच में है तो क्या हो गया F2 ये F2 का x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव नेगेटिव कितना आएगा F2 cos 90 माइनस θ2 cos 90 माइनस θ2 कितना होता है sin θ2 तो मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है ना F2 sin θ2 समझ में आया क्या इट इज कमिंग आउट टू बी F2
साइन थीटा 2 और नेगेटिव था तो नेगेटिव लिख दिए। F3x, F3 का x कंपोनेंट आपको बताना है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हेड यहाँ पे आएगा, कोई चीज नेगेटिव तो क्या लिखेंगे माइनस F3, क्या एंगल कर रहा है x एक्सिस के साथ थीटा 3 तो cos थीटा 3। ऐसे कोई भी वेक्टर दिए रहेंगे तो हम लोग जोड़ के कर सकते हैं ना। अच्छा, स्टेप 2, फाइंड सिग्मा Fy। क्या मतलब होता है, F1 का y कंपोनेंट, F2 का y कंपोनेंट, F3 का y कंपोनेंट है ना, F3 का y कंपोनेंट, सबका y कंपोनेंट निकालो और जोड़ो। तो हियर हमारा केस में सिग्मा Fy क्या होगा, F1 का y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सोचो F1 का y कंपोनेंट तो इधर को आ रहा है हेड, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे F1 cos, क्या एंगल है 90 माइनस थीटा 1, cos 90 माइनस थीटा 1 को क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सीधे सीधे sin थीटा 1। समझ में आ रहा ना, मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पे, cos 90 माइनस थीटा 1 इज sin थीटा। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। F2 का y कंपोनेंट, F2 का y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अरे हेड तो यहाँ पे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा। कितना कितना एंगल कर रहा है, ये थीटा 2 कर रहा है। अच्छा, F2 cos थीटा 2, समझ में आ रहा है। F3 का y कंपोनेंट, F3 का y कंपोनेंट देखो तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये हेड यहाँ पे आ रहा है, उल्टा आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। F3 और एंगल कितना है cos 90 माइनस थीटा 3, क्या लिखेंगे cos थीटा 3 की sin थीटा 3 लिखेंगे sin थीटा 3। तो इसे करके हमको सिग्मा fx मिल गया, सिग्मा fy मिल गया, दो स्टेप हमें मिल गया। अब इतना स्टेप के बाद हम कहेंगे स्टेप 3 में हमें नेट फोर्स मिल गया। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा fx जो निकला वो इंटू आई कैप, सिग्मा fy जो निकला वो इंटू जेके। और अगर कोई नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा fx का स्क्वायर, सिग्मा fy का स्क्वायर, ये तो आपको मालूम है क्योंकि इट इज रिटन लाइक दिस। समझ में आ रहा है, आ रहा ना। चलिए इसको, इसके ऊपर अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको अभी कुछ वेक्टर्स देता हूं। एक फोर्स है, चलो मानते हैं कि ऐसा है, आई कॉल इट F1, कितना मैग्नीट्यूड है 10। आई गिव यू अनदर वेक्टर, कितना, इट इज गिवन 10√2, एंगल कितना है 45 डिग्री, नाम क्या है F2। तीसरा वेक्टर क्या है, तीसरा वेक्टर इज, it is coming out to be say इसको ले लेते हैं 5√2, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आसान हो। ये 5√2, तीसरा वेक्टर क्या है, इट इज कमिंग आउट टू बी, ये दिस एंगल दिया है 60 डिग्री और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 10, नाम है F3। पूछा है क्या, फाइंड F1 प्लस F2 प्लस F3 का मैग्नीट्यूड कितना है, ऐसे करके पूछा है। हाँ, अगर हम पॉलीगॉन लॉ यूज करना चाहेंगे तो तीनों को नाप के डाल के बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, हियर सिग्मा fx, मतलब सबका x कंपोनेंट जोड़ के देखेंगे। F1 का x कंपोनेंट क्या है, x एक्सिस के साथ जीरो एंगल कर रहा है, 10 cos 0 पॉजिटिव आएगा। F2 का x कंपोनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, देखो बताओ। F2 का x कंपोनेंट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, F2 का x कंपोनेंट तो इधर को फेस हो रहा है क्योंकि हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, सो नेगेटिव आएगा। कितना, 5√2
cos 45। F3 का x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अरे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो हेड यहाँ पे आएगा, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। कितना? 10 cos 60। कितना है? cos 0 होता है 0, cos 0 होता है 1 माइनस 5√2 cos 45। cos 45 कितना है? 1/√2। 1/√2 है ना? 1/√2। 1/√2 तो √2 को खा गया, मिल गया -5 माइनस cos 60 कितना है? 1/2। 1/2 into 10 is 5 और ये सिग्मा एफ तो 0 आ गया। ओके, सिग्मा एफ वाई सबका y कंपोनेंट जोड़ेंगे। f1 का y कंपोनेंट हम बताए थे, कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? 0 होता है। या फिर लिख भी लो, क्या फर्क पड़ता है? 10 cos क्या एंगल कर रहा है? 90 डिग्री, cos 90 0। 5√2 का y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? F2 का y कंपोनेंट, हाँ हेड यहाँ पे आ रहा है, हेड नहीं तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो लिखेंगे 5√2 cos क्या एंगल कर रहा है? ये 45 है तो ये भी 45 है। 10 का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? हेड देखो यहाँ पे आ रहा है, टेल नीचे आ रहा है, तो इट इज -10 cos 30। वैल्यू डाले तो ये हो गया 0, ये हो गया कितना? 5 √2 into 1/√2 हो गया 5 माइनस 10 cos 30 होता है √3/2। 10 cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 किए तो हो गया 5√3। तो हम क्या कहेंगे? जो हमारा नेट फोर्स है वो कितना है? 0 I कैप प्लस 5 माइनस 5√3 J कैप। हाँ, अगर कोई नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, इसका स्क्वायर का उल्टा हो। अब देखो कोई वेक्टर है, मान लो से वेक्टर है 4J कैप, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर उल्टा हो। मान लो कि कोई वेक्टर है 8 I कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 0 क्यों? क्योंकि 0 J कैप है, 0 का स्क्वायर होल ओवर इज 8। तो एक कोई वेक्टर हुआ ये, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5√3, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव लिखेंगे। 5√3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5√3 बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5√3 माइनस 5। क्यों लिखे समझ में आ रहा है? क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। और आपको मालूम है कि हमें निकालना कैसे है मैग्नीट्यूड? इसका स्क्वायर होल डबल, इसका स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस a का स्क्वायर तो बराबर है ना, है कि नहीं? वेक्टर ये सपोज हम कहेंगे कि कोई वेक्टर दिया है -8 I कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? ओनली 8, -8 तो नहीं हो सकता। तो सिमिलरली तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है इसका, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लिए 5√3 माइनस 5। देखो ये पॉजिटिव लेना वाला वैल्यू ठीक समझ में आया ना? वेक्टर ये समझ में आया नहीं आया तो इसका स्क्वायर करो, रूट ओवर करो, यू विल बी गेटिंग दिस पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट ओवर इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आया तो इसके ऊपर मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। मैं आपको ये केस देता हूं, यू ट्राई आउट दिस वन। ठीक है, दिया है कि ये एक वेक्टर है से F1 और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ऐसे करके 3 वेक्टर दिए गए हैं और दिया है कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका 10, इसका भी 10। नाम दे देते हैं F1, F2, F3। आपको निकालना है व्हाट इज F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों को जोड़ो तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, देखते हैं कौन बना पाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा उसको। क्या ये आप लोगों से हुआ? नहीं हुआ कि हो गया? चलिए
अब मैं इसको बनाता हूँ, मैं इसको अभी बनाता हूँ आपके लिए। हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। कैसे निकालना है? तरीका तो काफी सिंपल है कि नहीं? पहला होगा, पहले निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है F1 का x कंपोनेंट, F2 का x कंपोनेंट, F3 का x कंपोनेंट। सीधे सीधे लिखता हूँ, F1 का x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा? 10 cos 30। अच्छा ठीक है, F1 का F2 का x कंपोनेंट, F2 का x कंपोनेंट, ये एंगल तो दिख रहा है 30, तो ये आएगा नेगेटिव, तो इट इज ऑल्सो 10 cos 30। F3 का x कंपोनेंट, अरे ये तो y एक्सिस में है, x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल कर रहा है, तो cos 90 क्या हुआ? 10 cos 30, 10 cos 30 को खा गया, cos 90 क्या? 0। सिग्मा Fy, सिग्मा Fy F1 का y कंपोनेंट, F1 का y कंपोनेंट कितना हो गया? 10 cos, लिख देते हैं पहले, F1 का y कंपोनेंट, F2 का y कंपोनेंट, F3 का y कंपोनेंट जोड़ो, क्या हो गया? F1 का y कंपोनेंट 10 cos 60, क्योंकि 60 डिग्री है। F2 का y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, 10 cos 60। F3 का y कंपोनेंट, अरे ये तो उल्टा है, तो उल्टे वाले को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, क्या लेंगे? 10 cos 0। So how much it is coming out to be? Cos 60 is 1/2, 10 into 1/2 is 5, 10 into 1/2 is 5, this is cos 0 is 1, so this is also coming 0 रे बाबा। सिग्मा fx भी 0, सिग्मा fy भी 0, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल ओवर, ये 0 प्लस 0 होल ओवर इज इक्वल टू 20 होल ओवर। ठीक है? नहीं 0 प्लस 0 अब सब कुछ हो गया 0, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो इस क्वेश्चन के बहाने मैं आपको एक नया चीज समझाने वाला। ध्यान से नोटिस करो, यहां पर ये सारा जो फोर्सेस थे 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन थे। अगर ये सारे 100 होते तो आंसर में कोई बदलाव आता क्या? 10 की जगह 100 होता हो तो 0 हो जाता। नहीं, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, अगर ऐसे रहेगा तो रिजल्टेंट 0 होगा। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बताओ ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या है? इन दोनों के बीच में क्या एंगल? ये 30 है तो ये 60 है, 60 60 120। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? ये 90 है, ये 30 है, ये कितना हो गया? 120 है ना? और ये है 30, ये है 90, ये एंगल कितना हो गया? कितना हो गया ये? इट इज कमिंग आउट टू 30 प्लस 90 120। तो क्या देख रहे हो? इन दोनों के बीच में एंगल 120, इन दोनों के बीच में एंगल 120, इन दोनों के बीच में एंगल 120। तो क्या पता चला? when there are three equal magnitude vectors and angle between each two consecutive vectors is 120 degree, their resultant becomes 0, है ना? क्या मिला? For three equal magnitude vectors, if the angle between each two consecutive vectors is 120 degree, then the resultant is 0। लेकिन ये भी नहीं है कंक्लूजन, कंक्लूजन तो और भी इंटरेस्टिंग है। चलिए थोड़ा और देखते हैं, ये तो आप लोग लिख चुके होंगे। हाँ, तो अगर हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स है, एक बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, नेट फोर्स कब 0 होगा? जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तब नेट फोर्स 0 होगा। और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए रिजल्टेंट 0 होने के लिए ये कंडीशन काफी है कि नहीं? दोनों अपोजिट होंगे, मतलब दोनों के बीच में क्या एंगल होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री को आप क्या कहोगे? इट इज 360/2। For two equal magnitude vectors, when the angle between them is 360/2, the resultant is 0. For three equal magnitude vectors, what is the angle we have seen? 360/3। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। For four equal magnitude vectors, 4 वेक्टर ऐसे हैं, सारे बराबर हैं, तो क्या होगा? ये इसको कैंसिल कर जाएगा, ये इसको कैंसिल कर जाएगा। क्या होना चाहिए एंगल? 360/4। तो कंक्लूजन क्या मिला? For n number of equal magnitude coplanar vectors acting at a point, if the angle between each two consecutive vectors is 360/n, then their resultant will be
0। समझ में आया ना? तो क्या लिखेंगे? कंक्लूजन मिला नहीं है, किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है, ध्यान से देख लेना। फॉर n नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कोप्लानर वेक्टर्स, एक ही प्लेन में आना चाहिए, एक्टिंग एट ए पॉइंट if angle between each two consecutive vectors is each two consecutive vectors is 360 by n, then their resultant is 0। समझ में आया? देखो, नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स, लेकिन ये निम्न क्रम में आ जाता है। फॉर एन नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कोप्लानर वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, if angle between any two or each two consecutive vectors is 360 by n, then their resultant is 0। समझ में आया? कैसे यूज करेंगे इसको? यूज करने की तरीका बताते हैं। सपोज आपको पूछा गया, चलो ये केस में, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। जैसे मान लो कि आपको 3 वेक्टर दिया गया है, ये दिया गया है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 5 है। चलो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, चलो मानते हैं ये 6 है, ये 5 है। एंगल लेकिन दिया है 120 डिग्री। क्या बता सकते हैं रिजल्टेंट क्या होगा? तीनों अगर 5 5 5 होते तो रिजल्टेंट 0 होता, लेकिन अभी तीनों तो 5 5 5 नहीं है ना? तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या होगा? ऐसे करते हैं, चलो हम इसको पहले 5 5 5 का ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये 5, ये 5, ये 5, तीनों 5 5 5 है, लेकिन हमारा तो ये वाला 6 था ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके साथ और एक वेक्टर जोड़ देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 1। अभी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर मिलके क्या हो गया? 0। बाकी क्या बच गया? ओनली 1। सो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स इज 1। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा ना? लिख लीजिए इसको पॉज लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैं अभी केस बदलता हूं, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब क्या होगा सोचो तो? फिर से चलो ऐसे करते हैं, ये 5, ये 5 और ये भी 5, इसके साथ 5 तो 5 रहा, ये 6 है तो इसको हम 1 जोड़ दिए इसके साथ, और इसके साथ 2 जोड़ दिए, है ना? अब क्या हो गया? ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये दोनों मिलके हो गए 6, ये दोनों मिलके हो गए 7, 5 6 7। अब इसको हम करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, बच गया कौन? 1 और 2। क्या एंगल है? 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ट्रायंगल लॉ, 2 का स्क्वायर, 2 into 1 into 2 into cos 120, जितना हुआ वही निकालोगे तो मिलेगा √3। समझ में आ रहा है? हर एक छोटी छोटी चीजों का यूज है, अगर हम लोग इसको ढंग से कर पाएंगे तो ये बहुत सारा चीज हम लोग देख लिए एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। मैं आपको जब मटेरियल दूंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। अभी हमें देखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये बाकी रह गया। ठीक है, अब देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ अगर आपको बढ़िया से समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कोई दम नहीं है, बहुत ईजी है, बस उसी का ही रूप है। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे।